क्या कभी इस बात पर गहराई से विचार किया गया है कि जब बच्चे किसी खुले मैदान में खेल रहे होते हैं तो वो मैदान सिर्फ मिट्टी या घास का एक साधारण सा टुकड़ा नहीं होता। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो वो असल में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया होती है। बिल्कुल, हाँ। वो एक जादुई जगह बन जाती है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां बाहर की दुनिया के नियम, किसी की सामाजिक हैसियत या पारिवारिक पहचान का कोई मोल ही नहीं होता। उस मैदान की ना अपनी एक अलग सत्ता होती है। तो आज के इस नए और बेहद खास गहरे विश्लेषण में मैं सभी का बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत करता हूं। और आज का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा जज्बाती भी होने वाला है मेरी समझ से। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है ना, वो बैचलर ऑफ आर्ट्स के 3rd ईयर के हिंदी पाठ्यक्रम का एक बेहद खास हिस्सा है। और इस मॉड्यूल को श्रीमती अंजिता विलिप जी ने तैयार किया है। आज का हमारा मिशन ये है कि हम मुंशी प्रेमचंद जी की जो अमर कहानी है ना, गुल्ली डंडा, उसकी गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, और ये समझेंगे कि कैसे पेड़ की टहनियों से खेला जाने वाला एक निहायत ही साधारण सा खेल समाज की जटिल ऊंच नीच और बचपन की जो वो मासूमियत खो जाती है ना, उसकी कितनी गहरी दास्तान बयान कर सकता है। वही तो, साहित्य को हमेशा से समाज का दर्पण कहा जाता है। और जब वो दर्पण मुंशी प्रेमचंद जैसे दिग्गज के हाथों में हो तो क्या ही कहने। बिल्कुल, साहित्य सच में समाज का सबसे सच्चा आईना होता है। और प्रेमचंद जी सिर्फ कहानियां नहीं लिखते थे, वो समाज की नब्ज पकड़ते थे। ये कहानी भी सिर्फ एक खेल के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत के उस क्रमिक पतन के बारे में है जो बड़े होने के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, इससे पहले कि हम सीधे गुल्ली डंडा के उस धूल भरे मैदान में छलांग लगाएं। उस इंसान के जहन को समझना बहुत जरूरी है जिसने इस दुनिया को कागज पर उतारा है, मतलब प्रेमचंद। बिल्कुल, द मास्टर स्टोरी टेलर। हाँ, 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था, है ना। माता आनंदी देवी और पिता अजायब राय थे। उनका असली नाम धनपत राय था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या देखा होगा जो उनकी कहानियों में इतनी धार आ गई? देखिए, शुरू में वो उर्दू में लिखते थे, नवाब राय के नाम से। अच्छा, नवाब राय। हाँ, और उनका एक उर्दू कहानी संग्रह आया था जिसका नाम था सोज़े वतन। अब उस किताब में देशभक्ति और बगावत के ऐसे स्वर थे कि उस समय के जो सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य था ना, उसकी नींव हिल गई थी। जरा सोचिए, एक लेखक की कहानियों में कितनी ताकत रही होगी कि ब्रिटिश साम्राज्य को डर के मारे उनकी किताब को जब्त करना पड़ा। सिर्फ जब्त ही नहीं किया, उन्होंने उस किताब की सारी प्रतियां जला दी थीं। उन्हें इतना खौफ था उन शब्दों से। और इस घटना के बाद ही उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रखा और हिंदी में लिखना शुरू किया। मतलब ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। एक तरफ बंदूक और तोपों वाली हुकूमत और दूसरी तरफ एक लेखक की कलम। एग्जैक्टली। वो सिर्फ किस्से नहीं बुन रहे थे, उन्होंने करीब 15 उपन्यास लिखे, जैसे गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, मंगलसूत्र, हाँ, जो पूरा नहीं हो पाया। बिल्कुल। और उन्होंने कितनी 300 से ज्यादा कहानियां लिखी है ना। बिल्कुल, जो मानसरोवर के 8 भागों में समाहित हैं। इसके अलावा 2 नाटक भी थे, करबला और वरदान। और 1936 में अपने निधन से ठीक पहले उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी की थी। क्या बात है। और उन पर जीवनियां भी लिखी गई हैं, जैसे कलम का सिपाही और कलम का मजदूर। हाँ, तो इन सब से ये साफ होता है कि जब प्रेमचंद गुल्ली डंडा जैसी कहानी लिखते हैं तो वो सिर्फ बच्चों के खेलने का कोई मासूम सा किस्सा नहीं हो सकता। उसके पीछे भी सामाजिक वर्गभेद का कोई ना कोई सूत्र जरूर होगा। तो चलिए सीधे कहानी के उस पहले हिस्से में चलते हैं जहां सब कुछ शुरू होता है, यानी खुले मैदान की वो समानता। कहानी की शुरुआत में कथानायक, जो कि एक ठेकेदार का बेटा है, वो गुल्ली डंडे को भारतीय खेलों का राजा घोषित करता है। और वो कहता है कि इसमें अंग्रेजी खेलों से ज्यादा मिठास है। हाँ, पर ये दावा थोड़ा बड़ा नहीं है। मतलब क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों के सामने गुल्ली डंडा राजा कैसे हो सकता है? इसके पीछे का तर्क बहुत ही प्रैक्टिकल है। सच बताऊं तो गुल्ली डंडा खेलने के लिए किसी पैसे का खर्च नहीं होता, ना ही ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत होती है। बस पेड़ की टहनियां काटी और खेल शुरू। हाँ, ये तो है। तो यहाँ से 2 मुख्य किरदारों की एंट्री होती है।
एक तो हमारा नायक जो थानेदार का बेटा है और दूसरा है गया। अब गया चमार जाति का एक बेहद गरीब लड़का है। अब अगर हम 1930 के दशक के भारतीय समाज की कल्पना करें तो इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एक थानेदार का बेटा और एक गरीब लड़का। बाहर की दुनिया में ये दोनों शायद एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते थे। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। जैसे ही वो खेलते हैं, क्या बचपन के मैदान में सचमुच समानता होती है, या बात सिर्फ इतनी है कि बच्चों को समझ के बनाए ऊंच नीच के नियम तब तक समझ नहीं आते? देखिए, बचपन में जो होती है उसे हम नेचुरल इक्वालिटी या प्राकृतिक समानता कह सकते हैं। गया भले ही आर्थिक रूप से कमजोर है, पर वो मैदान का चैंपियन है। वहां सिर्फ उसका राज चलता है। वही ना। और खेलते समय कोई ऊंच नीच या अछूत का भेदभाव नहीं होता? बिल्कुल नहीं। गया की गुल्ली कभी निशाने से नहीं चूकती। मैदान में वही राजा है। मुझे ना इसको सोचकर आज के ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग की याद आ गई। मतलब जैसे ऑनलाइन गेम में स्क्रीन के इस पार चाहे कोई अमीर सीईओ बैठा हो या कोई आम सा छात्र, गेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां सिर्फ आपकी स्किल चलती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार रूपक है। बिल्कुल वैसा ही था वो मैदान। और इसकी सख्ती हमें कहानी के उस झगड़े वाले दृश्य में दिखती है। ओह हाँ, वो झगड़ा कहानी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो जब कथानायक अपनी बारी यानी अपना दाव दिए बिना घर जाना चाहता है, वो बेईमानी करने की कोशिश करता है और गया उसे रोक लेता है। गया उसको साफ कहता है कि बिना दाव दिए तुम नहीं जा सकते। और जब वो कथानायक जबरदस्ती करता है तो गया उसकी पीठ पर डंडा मार देता है। डंडा मार देता है? मतलब एक गरीब लड़का एक पुलिस ऑफिसर के बेटे को पीट रहा है। बाहर की दुनिया में देखा जाए तो शायद उसे गांव से निकाल दिया जाता। पर वहां उसे किसी का खौफ नहीं था, क्योंकि मैदान का अपना इंसाफ था। और कथानायक रोता हुआ घर जाता है, पर किसी को बताता नहीं है उसकी छुप्पी के पीछे क्या था। ईगो। हाँ, ईगो। और बच्चों की दुनिया का वो अलिखित नियम कि मैदान की बात मैदान में ही रहनी चाहिए। और तभी एक और चीज होती है, उसे पता चलता है कि उसके पिता का बड़े शहर में तबादला हो गया है। और वो खुश होकर गांव छोड़ देता है, सब भूल जाता है उस डंडे की चोट को। बिल्कुल। अब यहां से कहानी अपने दूसरे खंड में प्रवेश करती है 20 साल बाद। अब वो कथानायक बच्चा नहीं रहा, वो एक इंजीनियर बन चुका है और वो उसी गांव में वापस आता है। और वहां आकर वो पुरानी यादें ताजा करता है और गया को ढूंढ निकालता है। पर गया अब क्या है? गया अब किसी के यहाँ सयास का काम करता है, यानी घोड़ों की देखभाल करने वाला। 20 साल में कितना कुछ बदल गया। कथानायक एक अफसर बन गया और गया वहीं का वहीं रह गया, या शायद और नीचे चला गया। हाँ, दोनों के बीच एक पद और प्रतिष्ठा की अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है। और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ पहले जैसा होगा। पर हकीकत में बीच में एक बहुत बड़ी स्टेटस की दीवार खड़ी हो चुकी होती है ना? एग्जैक्टली। और ये दीवार तब साफ दिखती है जब कथानायक गया से मिन्नत करके उसे भीमतल में गुल्ली डंडा खेलने ले जाता है। हाँ। दोनों पुरानी जगह पर खेलने लगते हैं, पर वो पुरानी सहजता बिल्कुल गायब है। और इस नए खेल में जो होता है वो सच में दिल तोड़ने वाला है। क्योंकि कथानायक खेल में गया को धोखा देने की यानी चीटिंग करने की कोशिश करता है, पर इस बार क्या होता है? गया कुछ नहीं कहता। हाँ, बचपन में छोटी सी बात पे झगड़ने वाला गया अब चुपचाप सब मान लेता है। वो अफसर की हर बेईमानी को सहन कर लेता है। ये बड़ा पॉइंट ध्यान देने वाला है। क्या गया खेलना भूल गया था या वो डर गया था? वो डरा नहीं था, बस समझ गया था कि सामने एक अफसर खड़ा है। एक गरीब सयानस एक इंजीनियर को कैसे हरा सकता था? सही बात है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कथानायक को तब मिलता है जब वो अगले दिन गया को उसके दूसरे साथियों के साथ खेलते हुए देखता है। वहां गया अपनी पुरानी चंचलता और आक्रामकता के साथ खेल रहा था, बिल्कुल बचपन की तरह झगड़ रहा था। तो इसका क्या मतलब है? क्या 20 सालों में गया सच में बदल गया था, या फिर सिर्फ कथानायक का रैंक और स्टेटस बदल गया था? देखिए, गया नहीं बदला, समाज के प्रति उसका आचरण बदल गया था। जब वो कथानायक के साथ खेल रहा था तो वो दोस्ती नहीं निभा रहा था, वो एक बनावटी सभ्य आचरण था, आर्टिफिशियल सिविलाइज्ड बिहेवियर। मतलब
ज्ञान ने उसके साथ सिर्फ एक दया के पात्र की तरह खेला था। उसे लगा कि ये अवसर है, इसको जीत लेने दो वरना गुस्सा हो जाएगा। अभी एक जैसा नहीं होने देगी। ये सोचें तो सच में एक झकझोर देने वाला आहा मोमेंट है। मतलब जैसे जैसे हम बाहरी रूप से सभ्य होते जाते हैं, हम अंदर से उतने ही कृत्रिम और दिखावटी हो जाते हैं ना। एकदम। पद प्रतिष्ठा और आर्थिक अंतर के कारण मनुष्यों के बीच की जो नेचुरल सहजता होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सच्ची स्पर्धा सिर्फ बराबरी वालों में होती है। और इसको दिखाने के लिए प्रेमचंद जी ने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है ना, उस पर भी बात करनी बनती है। मैंने पढ़ा है कि इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों और उर्दू के शब्दों का बहुत बेहतरीन मिश्रण है। हाँ, कहानी की शुरुआत में भाषा बहुत सरल है। उसमें उर्दू के आम बोलचाल के शब्द हैं जो बचपन की नेचुरल एनर्जी को दिखाते हैं। वो शैली मुख्य रूप से वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव है। अच्छा। पर जैसे ही कहानी 20 साल बाद वाले हिस्से में आती है और वो दोनों बड़े हो जाते हैं, हाँ। भाषा थोड़ी कठोर हो जाती है, थोड़ी फॉर्मल सी हो जाती है ना। हाँ, वहाँ विवेचनात्मक यानी एनालिटिकल शैली आ जाती है। हाँ। और तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ जाता है। ये भाषा का बदलाव उनके आपसी रिश्ते के बदलाव का प्रतीक है। हाँ। जहाँ मासूमियत की जगह दिखावे ने ले ली है। क्या कमाल का विश्लेषण है ये। लेखक के पास सच में कितनी गहरी समझ होती है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने प्रेमचंद जी के भागवानी जीवन से लेकर उनकी इस आईने जैसी कहानी के जरिए बचपन की समानता को समझा। और ये भी देखा कि कैसे पद और प्रतिष्ठा उस समानता को पूरी तरह निगल जाती है। बिल्कुल, ज्ञान वही है जो हमारी खुद की जिंदगी से जुड़े। इस चर्चा से शायद ढेरों ऐसे पल याद आ गए होंगे जब हम खुद किसी पुराने दोस्त से मिले होंगे और स्टेटस की वो इनविजिबल दीवार महसूस की होगी। तो इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं यहाँ एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर सच में गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर जीवन में सफलता और बड़े पद की कीमत हमारी सबसे सच्ची और मासूम दोस्तियों का खो जाना है, तो क्या हम सचमुच आगे बढ़ रहे हैं या हम सिर्फ एक ऐसे नए खेल का हिस्सा बन गए हैं जिसके नियम हमें एक दूसरे से दूर करने के लिए ही बनाए गए हैं? सोचने वाली बात है। सच में ये बहुत ही गहरा सवाल है। आज इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसे ही नए